अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और एक नई मुसीबत फिर सर पे आ गई है। बेसमेंट में अगेन जो है वो पानी भरना शुरू हो गया है। आई डोंट नो क्या वजह है, क्या रीज़न है। हम लोग आज सुबह मैं उठी हूँ, मुझे हुसैन भाई ने कॉल करके उठाया कि बाजी नीचे तो पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो हम लोग फ़ौरन से उठे हैं, नीचे गए हैं और नीचे छत से भी पानी आ रहा था, नीचे फ्लोर पे भी बहुत ज़्यादा पानी था, लाइक ड्रेनेज का भी पानी निकल रहा था और ऊपर छत से पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा था। खैर वक्ती तौर पर तो कुछ कर नहीं सकते थे। हुसैन भाई ने वाइपर से उसको करने की कोशिश की। ऑफ़िस में पानी चला गया और स्टोर रूम में भी इस दफ़ा पानी चला गया, क्योंकि थ्रू आउट सारी रात बारिश होती रही है। सो अभी ये सिचुएशन है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब सामान जो है मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं और बेसमेंट को थोड़ा ख़ाली कर लेते हैं, क्योंकि ये रोज़ रोज़ होगा। अभी मानसून का सीज़न है, सारा सीज़न ये ऐसे ही रहना है। तो आज हम सोच रहे हैं कि कुछ सेटिंग कर लें, टीवी बच्चों का ऊपर शिफ्ट कर दें बच्चों को देखने के लिए। तो अभी हम लोग मैं उठी हूँ। पहले तो थोड़ा परेशानी में और खौफ में वो टाइम जो है हमारा गुजरा है। अभी खैर सोच के समझ के ये सोचा है कि हम लोग जो सामान है वो शिफ्ट करते हैं ऊपर। और अभी बस उठे हैं और अब हम सामान शिफ्ट करेंगे। जो भी चीज़ें हुई आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी आपको मैं पहले सिचुएशन दिखाती हूँ, सुबह जब हम लोग सुबह उठे हैं तो बेसमेंट की क्या कंडीशन थी वो दिखाती हूँ। ये कंडीशन थी सुबह जब मैं उठी हूँ और ये ऐसे जो कुछ लाइट्स थी उनके अंदर से पानी आ रहा था, स्विच के अंदर से पानी आ रहा था। चले नीचे ड्रेन का तो समझ आता है, ड्रेनेज का, लेकिन ऊपर से पानी आने की कोई तुक नहीं बनती। और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। न्यूली बिल्ड ये घर है, कोई इतना ख़ास पुराना भी नहीं है, ऐसा तो पुराने घरों में भी नहीं होता। इसकी सीलिंग के अंदर से पानी आ रहा था। और आप कंडीशन चेक करें, बच्चे, सारी बात है, यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, उनका एक प्लेइंग एरिया है, तो यहाँ पर खेलते हैं। पहले सफाई की और ये सोचा अब दोबारा पानी नहीं आएगा क्योंकि ड्रेनेज की मोटर का पता चल गया है, वो हमने खाली कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर पानी आ गया और हम लोगों ने साफ़ किया। 3 दिन हो गए हैं हम लोग ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं। बीच में मैंने ये सोचा कि हम लोगों को घर शिफ्ट कर देना चाहिए। ये तो रोज़ रोज़ होगा, अभी मानसून का वेदर पड़ा हुआ है, हम रोज़ रोज़ ये दोबारा से परेशानी फेस करेंगे। स्टोर रूम में इतना सामान भरा हुआ है, ऑफ कोर्स बहुत सी चीज़ें लटर पटर हम लोगों ने जमा किए हुए हैं। और स्टोर्स ऐसे ही होते हैं कि आपने हर चीज़ उसमें डंप की होती है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे ये जो स्विच थे, यहाँ से पानी आ रहा था। मुझे खौफ भी बहुत आता है ऐसी सिचुएशन में कि कोई स्पार्क ना हो जाए, कोई आग ना लग जाए, बहुत परेशानी हो जाती है। ऑफ कोर्स हम औरतें समझ नहीं पाती टेक्निकल चीज़ों को इस तरह। तो मैं कह रही थी नीचे का मेन स्विच ही बंद कर दें आप टोटली, क्योंकि हर पोर्शन का अलग अलग मेन स्विच है यहाँ पर ना इस घर में। सो ये कुछ कंडीशन थी। क्यों, क्या कर रहे हैं नवाज? कुछ ना कीजिएगा। नहीं, कर क्या रहे हैं? सीलिंग क्यों गिरेगी? मैंने इनको कहा कि आप जो है ना टीवी हमें ऊपर शिफ्ट कर दें, अब सामान हम ऊपर लेके जाते हैं। तो ये ड्रिलिंग की वजह से हुसैन भाई कहे थे कि ड्रिलिंग करेंगे तो वाइब्रेशन से ये ना हो सीलिंग गिर जाए, उसमें पानी है, दिस एंड दैट। और मुझे समझ ये लगी कि ये यहाँ से सीलिंग ही तोड़ने लगे। तो मैं इतनी घबरा गई थी, इतनी परेशान हो गई। मैं ये पूछी थी कि क्यों गिरेगी सीलिंग, आप क्या करने लगे हैं? तो वो कहते कि बाद में मुझे समझ आई कि उन्होंने ड्रिलिंग करनी थी दीवार में टीवी उतारने के लिए, दैट्स वाई वो कह रहे थे कि कहीं सीलिंग ना गिर जाए। खैर ये कुछ कंडीशन है घर की। और हुसैन भाई बेचारे सुबह से लगे हुए थे इसी पोर्शन की सफाई करने, चीज़ों को सही सेट करने में। और बहुत परेशानी हुई, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मैस क्रिएट हो गया। और अगर हुसैन भाई ना होते मैं तो पागल हो जाना था। मैंने तो एक तो टेंशन लेकर, दूसरा इतना काम कर कर के मैंने पागल हो जाना था। खैर मैंने इन्हें कहा कि मोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं हम ऊपर लेके जाते हैं, रोज़ रोज़ ये होगा। चले फ्लोर गंदा हो तो उसका तो कोई मसला नहीं है, वाइपर लगाएं, वॉश करें तो सही हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह रोज़ रोज़ सामान ख़राब होगा तो बहुत मुश्किल होगी और सामान की वजह से फिर मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैंने इन्हें कहा कि आप टीवी उतार लें, हम ये बेड भी ऊपर ले जाते हैं।
और भी जो भी कुछ लेके जा सकते हुए हम ले जाते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। ख़ैर अब ड्रेन जो पंप नीचे लगा हुआ है और जो टैंक बना हुआ है वो भी हमने सारा खाली अब फ़िलहाल तो कर लिया है। मैं यहाँ पर आके देख रही थी कि इस वॉशरूम की सीलिंग से तो नहीं पानी आ रहा। बाकी ये कि हुसैन भाई ने सारा कचरा-शचरा यहाँ पे फेंका हुआ है। मतलब वाइपर से पानी जो किया तो ऑफ़ कोर्स इंसान फिर इसी तरह काम करता है जब इतनी परेशानी होती है। तो यहाँ पर टीवी ये उतार रहे थे, मैंने इन्हें कहा था आज आप थोड़ा सा टाइम घर को दें, बाकी हुसैन भाई मैनेज कर लेंगे, आप टीवी और जो बेड है वो हुसैन भाई के साथ मिलके ऊपर पहुंचाएं, बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी। ये इनके ऑफिस की हालत है, सारी जितनी भी इक्विपमेंट्स थे इनके तो इतने डेलिकेट और सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिसमें प्रिंटर्स हैं, फ़ोटोकॉपियर मशीन है, इसके अलावा यहाँ पर और भी तरह तरह के कंप्यूटर्स हैं और प्रोजेक्टर्स हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने इन्हें कहा कि आप प्लीज़ टेबल पे रखें मैक्सिमम चीज़ें, ताकि पानी अगर आए तो ये चीज़ें ख़राब ना हो सकें। ऑफ़िस का हमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी। 2 तो यहाँ पे प्रिंटर्स पड़े हुए हैं, फ़ोटोकॉपियर मशीन्स पड़ी हुई हैं, स्कैनर पड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी जो इनके काम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी इन्होंने यहाँ पर जमा करके रखी हुई हैं। क्योंकि घर में ऑफ़िस है इनका, तो फिर वो कभी कोई चीज़ स्कैन करनी पड़ती है, कभी कोई प्रिंट करनी पड़ती है, कभी फ़ोटोकॉपी करनी पड़ती है। ट्रेडमिल ये मैंने ली थी कुछ अर्सा पहले, हस्बैंड ने ली थी, मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ। सोचा था किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। खैर ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ये भी इलेक्ट्रिकल है, तो मुझे था कि ये भी ख़राब ना हो जाए। अब करूँगी सामान शिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इस झंझट से जान छूटे। ये है जी मैट्रेस। इस मैट्रेस को हम लोगों ने धोया, पिछली दफ़ा जब पानी आया था इसको धोया। इसके 2 कवर्स हैं, एक जो इसका कवर होता है और एक हमने जो बना के लगाया। वो कवर्स धोए, फिर उनको पहना कर तो दोबारा हमने स्टिच किया। तो एक दिन ही हुआ था और दूसरे दिन फिर पानी आ गया। तो अब दोबारा से ये सारा काम हम करेंगे, कवर्स उतारेंगे, मैट्रेसेस धोएंगे और ख़ूब परेशानी बनी है। और ये कारपेट सारे गीले हो गए इस दफ़ा, पिछली दफ़ा बच गए थे, इस दफ़ा सारे कारपेट्स गीले हो गए हैं। पानी आएगा, धूप लगेगी तो मैं इनको वॉश करूँगी। फ़िलहाल हमने यहाँ पे सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें जो है ना ख़राब हो गई हैं। तो ये टीवी का संभाल के रखा हुआ था कि शिफ्टिंग में ना फिर इसी में डाल के तो फिर अच्छे से टूटे बगैर चीज़ जो है पहुँच जाती है। अब खैर इसको भी फेंकेंगे। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें डंप की हैं अभी फ़िलहाल, जो गंदी थी वो गराज में लाकर, और अभी इनको फिर साफ़ करके फिर पहुँचाएँगे, कहीं ना कहीं कुछ करेंगे मैनेज। ये थी प्रॉब्लम जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं अपनी रूटीन। यहाँ पर जी अभी मॉर्निंग का टाइम था, ये नेक्स्ट डे का है। उस दिन तो हम सारा दिन काम करते रहे। मैंने फर्स्ट फ्लोर की सफाई की, किचन साफ़ किया, मतलब टोटली जैसे सफाई होती, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, क्योंकि हुसैन भाई को बेसमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर उसके बाद हम थक गए थे और यहाँ पर जी मैंने आज बनाने हैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता। मैं सोची थी बच्चों को कुछ अच्छा सा नाश्ता, मैंने फ़ातिमा से प्रॉमिस किया था कि सुबह आपकी मर्ज़ी का नाश्ता बना के दूँगी। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ वॉफ़ल्स प्लस पैनकेक्स। ये ओरिजिनल पैनकेक्स की रेसिपी है, क्रैप्स की नहीं, ठीक है। तो मैंने 2 बोल्स यहाँ पे ले लिए, एक ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए, एक वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए। अच्छा, आपने परेशान नहीं होना, रेसिपी बहुत सिंपल है, बड़ी अच्छे से बन जाएंगी अगर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। बस एक स्टेप है जो हमने करना है। सबसे पहले हम मैयर कर लेंगे यहाँ पर मैदा मैं ले रही हूँ 1.5 कप। और इसको हम लोगों ने, इसमें काफ़ी मतलब आपके 4 वॉफ़ल्स बन जाएंगे और 3-4 पैनकेक्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिया है। अगर आपकी फैमिली छोटी है आप एक कप भी ले सकते हैं। मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं जो सब ये शौक़ से चीज़ें खाते हैं। ज़ैनब फ़ातिमा भी अब बड़ी हो रही हैं तो थोड़ी क्वांटिटी उन्होंने अब इंक्रीज़ की है। और इज़ा है, ज़ावियार है, मैं तो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करती, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा और मैदा और ये चीज़ें, वैसे भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी वज़न भी इतना बढ़ गया है तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें कम खाती हूँ और हस्बैंड भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं करते। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है बेकिंग पाउडर, जो कि मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ टीस्पून के करीब, ठीक है, ताकि ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बने आपके पैनकेक्स। 2 पिंच के करीब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और हम ये इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें
ड्राई थी और अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। शुगर जो है वो भी ड्राई है लेकिन वो मेल्ट होती है चीज़ों में जाके, दैट्स वाई उसको हम फिर वेट के साथ ही ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शुगर लेंगे। मैंने 4 टेबलस्पून शुगर इसमें ऐड की है 1.5 कप में। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, आप चाहें ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप ऐड करना है। समटाइम्स बच्चे किसी फ्रूट के साथ, क्रीम के साथ या चॉकलेट सिरप या फिर मैपल सिरप या कोई भी तरह का सिरप आजकल मार्केट में, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, इस तरह के सिरप्स आए हुए हैं। तो इस वजह से उनके साथ अगर आपने खाना है तो फिर चीनी कम ही रखिएगा। उसके बाद 2 एग्स मैंने इसमें शामिल किए हैं। एग्स जो है ना इसको सॉफ्ट बनाएंगे। उसके बाद वनीला एसेंस हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने लाजमी रखा होता है, सस्ता सा आ जाता है और ये काफ़ी देर चल जाता है। तो इसमें तकरीबन हाफ़ मैंने जो इसका लिड है वो मैंने डाला है। इससे ना बिल्कुल बाज़ार के जिस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल होता है ना वो फ्लेवर आएगा और केक का फ्लेवर आएगा, क्योंकि जो केक्स होते हैं ना मार्केट वाले, वो वनीला जो एसेंस डालते हैं ना उससे ही उनकी खुशबू बड़ी अच्छी बनती है। उसके बाद आप इसमें बटर, मेल्टेड बटर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल ऐड कर दें। मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था। दूध जो है हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम दूध इसमें उतना शामिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा लिया था और मैं इसको मिक्स करूँगी, कंसिस्टेंसी चेक करूँगी, फिर और दूध ऐड करूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं दूध ऐड करती जाऊँगी, मिक्स करती जाऊँगी। अच्छा, इसका जो बैटर है ना वो थोड़ा सा बनेगा थिक, जैसे केक का होता है, ठीक है। जो मैं क्रैप्स बनाती हूँ उसका थोड़ा पतला बनता है, लेकिन इसका उससे जो है ना थोड़ा सा थिक बनेगा। आप इसमें जो मिक्सर होता है आपका वो भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो मैं तो अब सोचा क्या मशीन निकालूं, मैंने बस हाथ से कर लिया और बहुत अच्छा हो गया। ये देखिए इतनी सी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये बिल्कुल इतनी केक की होती है ऑलमोस्ट। केक इससे थोड़ा सा थिक होता है, तो समझ लें आपने इतनी सी कंसिस्टेंसी करनी है। उसके बाद हमारे पास है जी ये एनिक्स का सैंडविच मेकर। ये मुझे गिफ्ट दिया था आयशा आपी ने, और इसके 3 प्लेट्स हैं इसके साथ, एक वॉफल वाली, एक ग्रिल सैंडविचेस वाली, एक आम सैंडविचेस वाली। ये जब उन्होंने मुझे दिया था तब इसकी प्राइस बड़ी रीज़नेबल थी, लेकिन उस हिसाब से तो फिर ये भी महंगा था। ये 4500 के राउंड अबाउट था। और अब ये वाला सैंडविच मेकर जो है ना ये 9,500 9,000 10,000 के करीब हुआ हुआ है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है। बच्चे इतना खुश होते हैं। मैं इनको ब्रेड इस वाली प्लेट के साथ ना चॉकलेट ब्रेड बना के देती हूँ तो वो वॉफल स्टाइल में ब्रेड हो जाती है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। अगर मैंने सैंडविचेस बनाने हो तो ग्रिल वाली प्लेट लगा लेती हूँ। आम सैंडविचेस वाली तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं की, मैं ग्रिल वाली करती हूँ। वो मेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ी हुई है। सो इस तरह ये है कि एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बच्चों को, मेहमानों को आप बड़ा खुश कर सकते हैं ऐसी चीज़ों से। सो यहाँ पर मैंने इसको पहले प्री हीट किया और उसके बाद ये वॉफ़ल का मिक्सर है ये मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको बंद कर दूँगी। अच्छा, इसमें ना वॉफ़ल बनाने में टाइम बहुत लगा था, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा हीट नहीं थी। डेडिकेटेड वॉफ़ल मेकर्स आते हैं मार्केट में, टीमों पे भी मिल जाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, महंगे भी मिल जाते हैं। आप कोई भी ले लें। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं लूँ ताकि बच्चों को राज़ी कर दूँ। खैर यही बैटर हम यूज़ करेंगे पैनकेक्स के लिए। सेम रेसिपी है, सेम बैटर है। आप बनाकर भी रख सकते हैं, 2 से 3 दिन ये फ्रिज में चल जाएगा। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दें, बच्चों को डेली बेसिस पे, शाम के स्नैक्स पे या नाश्ते में आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। ऊपर से गार्निशिंग जो करनी है आपने, चॉकलेट स्प्रेड के साथ देना है, चॉकलेट सिरप के साथ देना है, फ्रूट्स के साथ देना है, या फिर आपने मैपल सिरप, एप्पल सिरप के साथ देना है, या फिर आपने आइसक्रीम के साथ देना है। ये जो वॉफल्स होते हैं ना ये आइसक्रीम के स्कूप के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। सो पैनकेक बनाने का तरीका ये होता है, आपने पैनकेक को फैलाना नहीं है, क्योंकि इसको फ्लफ़ी सा होना चाहिए। आपने पैन में डालना है और कोई इसमें ऑयल नहीं स्प्रे होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल शामिल है। आपने पैन में इसको डालना है इस तरीके से और फिर आपने लिड दे देना है। हल्की आंच पे ये पकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कच्ची सारी चीज़ें हैं, थोड़े से मोटे हम लेयर बनाते हैं, दैट्स वाई हमने इसको स्लो आंच पे ढक कर पकाना है। तो फिर ये बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं और बड़े मज़े के बनते हैं। ये है जी हमारे वॉफ़ल्स तैयार हो गए हैं। बच्चे इतने एक्साइटेड थे। ये थोड़ा सा ब्लैक जो है ना वो सैंडविच मेकर में ही लगा हुआ था, तो वो फिर मैंने हाथों से रिमूव कर दिया था। और ये हमारे पैनकेक्स तैयार हो गए हैं। अभी मैं और पैनकेक्स तैयार कर लूँगी और फिर लास्ट में आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह की इसकी शक्ल बनी है।
ये है जी फाइनल लुक हमारे पैनकेक्स की और हमारे वॉफ़ल्स की। आई होप ये रेसिपी आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके ऊपर जो सिरप मैंने ऐड किया है वो यंग्स का चॉकलेट सिरप है। ये बड़ा इकोनॉमिकल मिल जाता है और बहुत देर तक चलता है। कभी कभी आपने इस तरह बच्चों को खुश करने के लिए उसमें ऐड कर दिया, उनके पैनकेक्स में, उनके क्रैप्स में या वॉफ़ल्स में, तो बहुत बच्चे खुश हो जाते हैं। ये मैंने ऐड किया है। साथ में कोई फ्रूट्स रख सकते हैं, बनानास रख सकते हैं, या कोई बेरीज़ रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत अच्छे सॉफ्ट बने थे और बच्चे इतना खुश हो गए। ज़ैनब ने तो और फ़ातिमा ने तो कमेंट भी मुझे किया कि मम्मा बिल्कुल चाय खाना जैसे लग रहे हैं। वाह जी वाह! मैंने कहा भई ये तो ज़बरदस्त हो गया। खैर बच्चे हैं ना। यही मेरे हस्बैंड को मैंने कहा था ना, मैंने चाय खाना जैसे बनाए हैं वॉफ़ल्स, तो उन्होंने इतना हँसना था। हाँ, हाँ, आप अपने हर खाने को ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट के साथ तशबीह दे देती हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत देर से वेट कर रहे थे और मैंने सोचा कि मैं कुछ क्लिप्स बना लूँ। और आपको पता है फिर बच्चों का यहाँ पे ना सब्र बहुत होता है कि अब खाना सामने है और मम्मा क्लिप्स बना रही हैं, लेकिन मेरे बच्चे अच्छे हैं बेचारे, सब्र कर जाते हैं। उसके बाद जी मैंने बच्चों को रेडी किया। आजकल मैंने रूटीन बनाई है बच्चों को डेली बेस पे पार्क लेके जाने की, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी मैं सोचती हूँ कि बच्चों को करनी चाहिए, लेकिन डेली बेसिस पे पार्क लेके जाना थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना इतना प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि इनको एक दिन छोड़कर एक दिन, लाइक वीक में 3 दफ़ा मैं इनको ले जाया करूँ। पहले मैंने सोचा कि नहीं डेली लेके जाना है, मुझे अच्छी मदर बनना है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन फिर मैंने सोचा, मेरी बल्कि एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं डेली बेस पे ना लेके जाएं, क्योंकि देखें एज अ मदर मुझे होता है कि मैं अपने बच्चों को द बेस्ट प्रोवाइड करूं, द बेस्ट इनकी परवरिश करूं और इनकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। ये फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, बिज़ी रहें, मोबाइल से जान छूटी रहे। ये सब सोचों में ना मैं कुछ एफ़र्ट्स ज़्यादा करने लग गई थी, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी, ठीक है। मैंने फिर अपनी एक फ्रेंड से बात की और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। शी इज़ सो सेंसिबल। उन्होंने मुझे कहा कि भई आप ऐसा मत करें, ऐसा आप ख़ुद को थका देंगी। बच्चों को पालने के लिए, बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए आपकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपना तो बेस्ट दे रही हैं बच्चों के लिए, लेकिन ख़ुद आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएंगी। मुझे लगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि देखें मैं हमेशा ये कहती हूँ कोई भी इंसान अक्ले कुल नहीं है। मैं ये कहूँ, आप लोग मेरी ज़िंदगी देख के कहते हैं आप बेस्ट हैं, आप परफेक्ट हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। मैं ख़ुद भी ये समझती हूँ कि मेरी ये जद्दोजहद है कि मैंने परफेक्ट बंदी बनना है, मैंने परफेक्ट वाइफ बनना है, परफेक्ट जिसे कहते हैं हम माँ बनना है। लेकिन इस परफेक्ट के चक्कर में ना हम अपने आप को बहुत ड्रेन कर लेते हैं और हमारी डायरेक्शन समटाइम्स ठीक नहीं होती। तो मैंने ये सोचा कि आजकल मैं थोड़े अपने व्लॉग्स भी कम कर दूँगी। मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तवज्जो दूँगी, क्योंकि समर वेकेशंस हैं, बच्चे घर में अवेलेबल हैं, दैट्स व्हाई। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। वो मुझसे थोड़ी बड़ी हैं और बड़ी सेंसिबल हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भई आप वीक में कम कर दें, पार्क लेके जाएँ, लेकिन 2 से 3 दफ़ा कर दें। डेली बेस पे आप लेके जाएँगी, आप तो थक जाएँगी। और इस टाइम पे ये होता है जब मैं बच्चों को पार्क में लेके जाती हूँ, तो मैं अपनी कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर सकती, मैं खुद वॉक नहीं कर सकती, ठीक है। मुझे सुपरवाइज़ करना होता है बच्चों को, क्योंकि ज़ावियार जो है कभी किस स्विंग पे जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। मुझे अपनी पूरी नज़र और अटेंशन ज़ावियार पे रखनी पड़ती है, दैट्स व्हाई मैं उस टाइम पर वॉक वगैरह नहीं कर सकती। तो अलग से आना फिर इस तरह मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाता है। 1 घंटे के लिए हम लोग पार्क में जाते हैं, तो ये कि उसके बाद एक्स्ट्रा से अपने लिए टाइम निकालना, फिर इंसान लेज़ी हो जाता है कि नहीं अब क्या अपने लिए टाइम निकालना है। तो मुझे ये बात उनकी बड़ी पसंद आई और मुझे लगा कि वाक़ई बच्चों को पालने के लिए, इनकी अच्छी तरबियत करने के लिए, इनको बेहतर ब्रॉट अप इनका करने के लिए ख़ुद की एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए। उसके अलावा पिछले कुछ दिनों में मैं ये सोच रही थी, मैं बड़ी डिप्रेस थी। बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में मुख्तलिफ चल रही थी, जैसे कि क्या मुझे यूट्यूब कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और मुझे घर के कौन-कौन से काम करने चाहिए और कौन से हाउस हेल्प पे छोड़ देने चाहिए।
मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, घर के सारे काम भी मुझे करने चाहिए, बच्चों को भी मुझे पढ़ाना चाहिए, कुरान पाक भी मुझे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को मुझे बाहर भी लेके जाना चाहिए। तो एक इंसान के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल होता है फिर वो इंसान बीमार हो जाता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो कुछ दिनों में मैं पिछले जैसे कुछ दिन में मेरे मेरे व्लॉग नहीं आए, मैं यही सोच रही थी कि मुझे कि क्या स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी चाहिए, मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें सोची, जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी मैं घर के सारे काम करती थी खुद, मैं मेड रखी, मेड का काम मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसको फ़ारिग कर दिया। फिर मुझे एक मेरी फ्रेंड ने समझाया कि देखें आप, तब इज़ा पैदा होने वाली थी, तो मैंने सारे घर के काम भी करती थी, बच्चों को पढ़ाती भी थी, और प्रेगनेंसी भी मेरी चल रही थी, पोछे सफाइयाँ हर चीज़ डीएचए वाले घर में। तो फिर उसमें होता ये था कि थकावट तो मुझे बहुत होती थी, लेकिन मेरी फिर फ्रेंड ने मुझे कहा कि देखें अब आपका जो टाइम चल रहा है ना, अब आपको मेड की ज़रूरत है, आगे बेबी डिलीवर हो जाएगा, फिर तो आप काम नहीं कर सकेंगी। तो आप, समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें ना चाहते हुए भी ना अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं, कि कोई काम अगर अच्छा नहीं हो रहा ना तो कोई बात नहीं, उसको हज़म करना पड़ता है। तो मुझे उनकी बात फिर बड़ी कन्विंसिंग लगी कि वाक़ई मैं ये सोचूँ कि मेड मेरे जैसा काम करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या ये काफ़ी नहीं है कि मेरा काम चले हो जाता है? हाँ, वीकली बेसिस पे हम खुद एफ़र्ट करके अब मेड के साथ लगकर काम करवा सकते हैं, या फिर उसके पास खड़े होके उसे डीपली क्लीन करवा सकते हैं। इस तरह करके हम मैनेज कर सकते हैं। फिर ये मुझे बात समझ आई, वरना मैं परेशान हो जाती थी मेड से कि ये अच्छा काम क्यों नहीं करती, हर मेड से। फिर मैंने थोड़ा-सा बियर करना शुरू किया। इसी तरह फिर अब मैंने ये सोचा कि क्या मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? उसका मुझे ये समझ आई कि मुझे एक दिन वीडियो अपलोड कर लेनी चाहिए, एक दिन नहीं कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैंने डेली बेसिस पे वीडियोज़ बनानी है, क्योंकि देखें, जहाँ पर मैं सारे काम करती हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, अपनी तरफ से मैं अपना फुल देती हूँ हर चीज़ को, वहाँ पर मुझे ये लालच होता है कि मैं वीडियोस भी डेली अपलोड कर दूँ। पहले मैंने एक दफ़ा, या आप लोगों को याद होगा मेरे पुराने व्यूअर्स को, कि मैं कुछ अर्सा बिल्कुल गायब हो गई थी यूट्यूब से, मैंने बिल्कुल चैनल अपना ऑफ़ कर दिया था। वो इसलिए कि मैं तब भी, मुझे याद है, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैं इतनी एग्ज़ॉस्ट हो गई थी कि बच्चों को भी देखना है, डेली वीडियोज़ भी अपलोड करनी है, घर के काम भी करने हैं। उसमें मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब क्विट कर देती हूँ, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर और अपने बच्चों को टाइम देती हूँ। वो अप्रोच भी मेरी गलत थी। उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ, नहीं, मुझे कंटिन्यू कर देना चाहिए, मेरी बहुत मेहनत है। अभी भी मैं ये सोचती हूँ, मेरी 2.5 सालों की मेहनत है, और नो डाउट मेहनत के साथ-साथ एक रिलेशनशिप्स के साथ-साथ अच्छे लोग जुड़ गए साथ में, तो ये एक इनकम का भी, जिसे कहते हैं ना, कि ज़रिया है। हम उसको बिल्कुल भी झुठला नहीं सकते, ठीक है? मैंने ये सोचा कि नहीं भई, अब ये 2.5 सालों की मेरी मेहनत है, और मैं कैसे ज़ाया कर सकती हूँ इसको बिल्कुल ख़त्म करके। तो मुझे ये कर देना चाहिए कि मुझे थोड़ा ऑल्टरनेटिव डेज़ में वीडियोज़ अपलोड कर देनी चाहिए, ताकि मैं थोड़ी-सी रिलैक्स फ़ील करूँ। रोज़ सुबह उठ के मुझे सबसे पहले ये ज़िम्मेदारी मेरी होती है, मैंने वीडियो अपलोड करनी है। उसके बाद मेरी ये ज़िम्मेदारी होती है, अब मैं बच्चों को पढ़ा लूँ, खाना बना लूँ, घर के काम कर लूँ। उसके लिए मेरे पास खुद के लिए कोई टाइम नहीं बच जाता। आप यकीन करें कि पता नहीं कितना अरसा हो गया है कि मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा, मैंने कोई सॉन्ग्स नहीं सुने, मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा से कोई स्पेयर टाइम नहीं किया कि मैं अकेली कहीं जाऊँ, मैं सैलून जाऊँ, या इस तरह घर के कामों में, हर चीज़ में मैं इतना बिज़ी रहती हूँ कि लाइक अपनी लाइफ़ के लिए, अपने लिए कोई टाइम मैं नहीं निकाल पाती। तो अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ। सब कुछ करने के चक्करों में मैं खुद को एग्ज़ॉस्ट कर रही हूँ। तो मैंने ये 2-3 दिन गैप लेकर बिल्कुल सोचा डीपली कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन-कौन से काम करने चाहिए। जैसे कुरान पाक मैं बच्चों को खुद रिवाइज़ करवाती हूँ, फिर टीचर के साथ बैठ के सुनती हूँ, फिर जी बच्चों अगर बच्चे गलतियाँ करें तो फिर उनको क्लास ऑफ होने के बावजूद भी उनको पढ़ा रही होती हूँ। मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरा 1 डेढ़ घंटा तो डेली बेसिस पे इनके कुरान पाक में गुज़र जाता है। तो अब मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं स्टैंड लगा के मोबाइल रखा करूँगी, ताकि बच्चे जो हैं ना टीचर से पढ़ें। मैंने टीचर को कॉल की, और मैंने उन्हें कहा कि अब से मैं
क्लास में अवेलेबल नहीं होंगी। आपने इनका सुनना है, इनको खुद एक दफ़ा कहलवाना है सबक, उसके बाद एक दफ़ा फिर नेक्स्ट सबक सुनना है और नेक्स्ट डे ये बैठकर 2-2 दफ़ा रिवाइज़ करेंगी, फिर आपको सुनाएँगी। मतलब मैंने फिर थोड़ा-सा बोझ जो है टीचर पे डाला। तो इस तरह कर कर के मैंने ये सोचा है कि अब मैं कुछ कुछ सेटिंग करूँगी। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने वो क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, कौन से काम हैं जो मैं खुद अब कर जो पहले मैं खुद कर रही थी, अब मैं शिफ्ट कर दूँगी थोड़ा-थोड़ा सब पर। और इस तरह करके मैंने सारी चीज़ें की। मैंने अपने हस्बैंड को बैठ के बात की कि देखें बच्चों की अगर 6 ड्यूटीज़ हैं तो मैं 6 की 6 पूरी कर रही हूँ। लाइक उनको पढ़ाना, उनको कुरान पाक पढ़ाना, उनको खाना खिलाना, उनके सप्लीमेंट्स, उनकी एक्टिविटीज़, उनको बाहर लेके जाना, वो मैं कर रही हूँ। तो एज़ अ फ़ादर आपकी ड्यूटी ये है कि आप भी थोड़ा टाइम बच्चों को दें। कोई एक आध आप काम जो है वो आप खुद पे ले लें। तो ऐसे मैं मेंटली तौर पर, फ़िज़िकली तौर पर भी थोड़ा अच्छा फ़ील करूँगी। बजाय इसके कि मैं हर वक़्त गुस्से में रहूँ, परेशान रहूँ, थकी-थकी रहूँ, तो ये कोई हल नहीं है। तो इस तरह बैठ के हमने अपने जो चीज़ें थी वो थोड़ी सॉर्ट की। तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी उससे इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा। ज़िंदगी जो है ना वो चलते रहने का नाम है और आप वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ ना अपनी ज़िंदगी जीने के तरीक़ों को चेंज करते हैं और यही मेरा ख़्याल है अक्लमंदी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं और आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं, कहीं पे आप गलत भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो डायरेक्शन ठीक नहीं हो, तो आपको डायरेक्शन थोड़ी वो चेंज कर देनी चाहिए। उसके बाद भूख बहुत लगी हुई थी, काम इतने आज किए थे ना, छोटे कितनी चीज़ें। तो फिर हम मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मैं ये शावरमा खाऊँ। मुझे मांजू, ये जो रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में, किंग मांजू, इनका शावरमा बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ, मैंने यहाँ से कुछ और कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं शावरमा ज़रूर इनसे लेती हूँ। बहुत मज़े का होता है ये, बहुत ज़्यादा फ्राइज़ देते हैं, साथ में बहुत ज़्यादा चिकन देते हैं, नीचे सारा शावरमा होता है, नीचे रैप्स बन के कट करके उन्होंने रखे होते हैं और ये इतना चिकन होता है कि घर जाके आप 2 टोटियाँ ब्रेड में ये चिकन डाल के तो आप 2 शावरमास बना सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पर आए थे, खाना खाया, एन्जॉय किया, वेदर अच्छा था, वेदर को थोड़ा एन्जॉय किया और थोड़ा-सा रिलैक्स किया। अपने लिए टाइम निकाला, अपनी पसंद का खाना खाया और अच्छा फ़ील किया। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरी बातों से कौन-कौन लोग एग्री हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।